Hello everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So today we are going to explore the chapter number 2 of class 12 political science, era of one party dominance. क्या era of one party dominance, one party dominance क्या सजेस्ट करते हैं ये चैप्टर का नेम हमको कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस देखेंगे हम इस चैप्टर में। कौन सी पार्टी इतनी डोमिनेंट पोजीशन में थी, क्या है, कौन सी पार्टी, वन पार्टी डोमिनेंस किसका था, कांग्रेस का। ठीक है, तो हम देखते कि लास्ट चैप्टर जो था, इससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने क्या देखा था। नेशन को बिल्ड करने में हमारे पास तीन मेन चैलेंजेस थे। फर्स्ट, एक तो नेशन की जो यूनिटी है उसको बनाए रखना। सेकंड, डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पेपर्स में ना होकर उसको एक्चुअल में भी प्रैक्टिस कराया जाए। और थर्ड, डेवलपमेंट को लाना। ये तीन चैलेंजेस हमने देखे थे। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है इसको बिल्ड करने में हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस रहे, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके साथ बहुत सारे ऐसे नेशंस थे उनको भी इंडिपेंडेंस मिली थी साथ में। बट क्या हुआ, इंडिया ने क्या करा, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद स्टार्टिंग से ही हमने क्या, किसको अडॉप्ट किया, इलेक्शंस को डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जिसमें हमको इलेक्शंस और वोटिंग के थ्रू हमारी गवर्नमेंट डिसाइड होगी कि कौन इलेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे नेशंस जो है वो डिक्टेटरशिप आ गई थी उनमें, बट इंडिया ने स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी को अपनाया था। कैसे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। क्या था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, क्या होगा कि पहले तो 21 ईयर्स के जो लोग थे, 21 ईयर्स के लोग या उसके बाद के लोग वोट करेंगे। फिर ये नंबर चेंज होकर क्या हो गया, 18 साल के बाद लोग वोट दे सकते हैं। यह है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसके थ्रू डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। फिर क्या हुआ, 1952 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्शन माना जाता है। 1952 में इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 उसके बाद में और एक इलेक्शन और एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, 3 जनरल इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, जो 1952 का इलेक्शन था ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्शन माना जाता है। किसने इलेक्शन को ये करवाया था, इलेक्शन कमीशन ने, एक ऐसी बॉडी है जिसने इलेक्शन को कंडक्ट करवाया था, जिसका चेयरपर्सन कौन था, सुकुमार सेन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, क्लियर है। निमोनिक है UFE। क्या है, डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में क्या चैलेंज आया था, एक तो मेन। फिर हमने क्या करा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हमने इलेक्शंस करवाए थे, है ना। फिर क्या है, फ्री इलेक्शंस हुए थे। और सी क्या है, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग वोटिंग मेथड। वोटिंग मेथड में चेंज हुआ था। कैसे, जो पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें क्या था, 1952 से 1957 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। इसमें बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस थे, एक ये बैलेट बॉक्स, एक ये बैलेट बॉक्स, है ना, ये देखो, ये बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स, जितने कैंडिडेट्स उतने बैलेट बॉक्स होते थे। अब जिसको भी वोट देना है वो अपनी बैलेट या पर्ची इसमें डाल देता था। ये वाले लोग इसमें पर्ची डाल देते और ये वाले लोग इसमें अपनी पर्ची डाल देते थे। ठीक है, अब ये जो मेथड था ना, ये हो गया था फेल। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस होने की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था और लोग क्या करते थे, बहुत चीटिंग कर लेते थे कि ये वाला बैलेट बॉक्स इधर, ये वाले बैलेट बॉक्स इधर, तो लोग इसकी जगह इसमें वोट कर देते और इसकी जगह इसमें वोट कर देते, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। इस वजह से बैलेट बॉक्स का जो सिस्टम था वो फेल हो गया। फिर सेकेंड जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ था, फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ था, कॉमन बैलेट पेपर रख दिया गया। एक बैलेट पेपर रखेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों के साइंस होंगे। वेट, मैं इधर समझाती हूँ। एक बैलेट पेपर रखेंगे, ठीक है, इधर सबके साइन होंगे, साइंस होंगे, चिन्ह होंगे। ठीक है, ये वाली पार्टी का चिन्ह, ये वाली पार्टी के चिन्ह होंगे इधर, और इधर उनके नेम्स लिखे हुए होंगे, है ना। बट ये भी फेल हो गया सिस्टम, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता था और मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसके बाद में आया EVM, बाद में क्या आया, EVM आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इस वोटिंग मशीन में आप किसी को भी अपना वोट दे सकते हो, वो भी ये एक कोई पेपर नहीं है ना कोई बॉक्सेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल माना गया। ठीक है, आगे समझ में। 3 बैलेट बॉक्सेस होते थे। उसके बाद 1960s में क्या हुआ, कॉमन बैलेट पेपर आ गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए क्या है, EVM मशीन्स आ गए। ये था चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग में, यहाँ से यहाँ पर आ गए थे हम। नेक्स्ट
क्या है, अब बोलते हैं कि भाई कांग्रेस जो था वो बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था, कांग्रेस की डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी 1952 से 1962 तक। कैसे, 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे, एक 1952 में, एक 1957 में और एक 1962 में, 3 इलेक्शंस हुए। तीनों जनरल इलेक्शंस में जो कांग्रेस है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आया है, बहुत अच्छी मेजोरिटी में कांग्रेस ने विन करे हैं इलेक्शंस को। कैसे, कैसे रीजंस रहे जो कांग्रेस को इतनी अच्छी जीत हासिल हुई थी हर इलेक्शंस में, तीनों के तीनों जनरल इलेक्शंस में, क्या रीजंस थे उनके। फर्स्ट तो क्या था, नेहरू एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर मानते थे उस टाइम पे नेहरू को, और इसकी लीडरशिप को बहुत ज्यादा मान्यता देते थे लोग। फर्स्ट तो यही चीज हो गई, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा दी थी नेहरू जी को और उनकी लीडरशिप को। सेकंड क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस जो है ना वो फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इस वजह से भी कांग्रेस एक डोमिनेंट पोजीशन पे थी। थर्ड, चलो सब कुछ मान लिया कि भाई लीडरशिप बहुत अच्छी है, लेगेसी मानी जाती थी उनकी, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी योगदान रहा है उनका। बट अगर हमारे सामने वाली ओपोजिशन पार्टी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर क्या है, जीतेंगे तो हम ही। मेरे सामने अगर मेरे ओपोनेंट ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जीतूंगी तो मैं ही। इसलिए जो उस टाइम पे क्या था, वीक जो था, क्या ओपोजिशन बहुत ज्यादा वीक था। आगे समझ में क्यों कांग्रेस इतना डोमिनेंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिए। फिर क्या हुआ, पूरे इंडिया में हमने बोला कि कांग्रेस पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे था, पूरे के पूरे इंडिया में कांग्रेस था। बट सिर्फ केरला में सीपीआई की गवर्नमेंट जीत गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी है ये केरला में जीत गई, और उसके जो जीते हुए कौन था उनका लीडर, ईएमएस नंबूदिरी-पद। फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ये केरला की, है ना। अब इन्होंने क्या पॉपुलैरिटी थी, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए, क्या आर्टिकल 356 के जो 1959 का जो एक्ट था वो डिसमिस किया। और सिग्निफिकेंस क्या था उनका, उन्होंने ये बोला कि भाई सिर्फ आप नहीं जीत सकते, मतलब कांग्रेस ही नहीं जीत सकती, ओपोजिशन भी जीत सकती है, इन्होंने ये बोला है। आगे समझ में क्या है, 1957 का जो इलेक्शन है वो केरला में एक सीपीआई गवर्नमेंट जीत गई, और सीपीआई गवर्नमेंट आ गई केरला में, जिसका लीडर कौन था, ईएमएस नंबूदिरी-पद। फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी केरला की। क्या पॉपुलैरिटी थी, लैंड रिफॉर्म्स लाए, और 1959 का जो एक्ट है वो डिसमिस किया, जो आर्टिकल 356 के अंडर में आता था। और क्या बोला कि भाई सिर्फ ये जो है कांग्रेस ही नहीं जीत सकती, ओपोजिशन भी जीत सकती है। आगे समझ में क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब जो कांग्रेस है उसका नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेंट था। क्यों, ऐसा क्या रीजंस थे उसके डोमिनेंट होने के, क्या डोमिनेंट नेचर था उसका, हम ये देखते हैं। एक तो कांग्रेस डोमिनेंट तो था बट वो डिक्टेटोरियल नहीं था, क्या डिक्टेट नहीं करता था, डिक्टेटर पोजीशन पे नहीं था, डिक्टेटरशिप पे नहीं था वो। कैसे कि भाई हम डोमिनेंट है बट पॉजिटिव वे में डोमिनेंट है, कि हमको इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट आई है, ठीक है, हर चीज में उनका योगदान रहा है कांग्रेस का, मतलब बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में। बट वो डिक्टेटरशिप नहीं थी कांग्रेस, बट डोमिनेंट था। क्या रीजन थे, फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी लेगेसी रही है, नेहरू का पूरा ब्रॉड सपोर्ट था पूरे इंडिया में। नेहरू जी थे ना वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस थे, और उनका पूरे इंडिया से बहुत सपोर्ट था नेहरू जी का। फिर उन्होंने क्या करा था, उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, उन्होंने क्या करा, सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन दी है, जैसे कि चाहे वो नीची जात से हो या ऊंची जात से हो, कास्ट का कोई इन्होंने नहीं देखा कि कोई नीची कास्ट के है या ऊंची कास्ट के है, ये रिलीजन के आप हो तो आप नहीं रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकती, आप ये कास्ट के हो तो मिलना, ऐसा नहीं किया उन्होंने किया कि आप चाहे इस रिलीजन के हो चाहे इस रिलीजन के हो, आपको रिप्रेजेंटेशन बराबरी मिलेगी, चाहे आप इस रीजन के हो या चाहे आप इस रीजन के हो, आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उन्होंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की कि इस जगह के या इस रिलीजन के या इस रीजन के लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उन्होंने सबको इंक्लूड किया और रिप्रेजेंटेशन सबको दी, चाहे वो लोअर कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, दलित हो, इट डजंट मैटर, सबको रिप्रेजेंटेशन दी, सब ग्रुप्स को एक साथ लेके चले। तो ये उनका नेचर था, इस वजह से वो इतने डोमिनेंट पोजीशन पे थे। आगे समझ में, ये निमोनिक्स है, देखते रहना साथ साथ में, एक रेनबो जैसे थे वो, कि सब टाइप के लोगों को, सब टाइप के ग्रुप्स को वो साथ में लेके चलते थे, इसलिए इनकी लेगेसी इतनी अच्छी थी। तो नेक्स्ट
एमरजेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी, चलो उसके बाद में क्या हुआ, ओपोजिशन पार्टीज भी आने लग गई। कांग्रेस कब तक रूल करेगा, अब ओपोजिशन पार्टीज भी फाइनली आने लग गई। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे, जो कि सोशलिस्ट। मैं बताती हूँ लेफ्ट राइट और सेंटर की आइडियोलॉजी क्या होती है, मैं बताती हूँ, वेट डोंट वरी। और राइट जो थी वो जनसंघ पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी थी। सेंटर के तो क्या, सेंटर वाले कौन थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब क्या होता है, ये है लेफ्ट, ये है सेंटर, ये है राइट, तीनों की तीनों आइडियोलॉजीज है। लेफ्ट सेंटर क्या होता है, जो लैंड रिफॉर्म्स को मानते हैं, है ना, जो लैंड रिफॉर्म्स को मानते हैं, जो मानते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स, और जो सोशलिस्ट है। आ गया समझ में। लेफ्ट वाले क्या है, एल से, क्या है, एल फॉर लेफ्ट आइडियोलॉजी, जिससे लेफ्ट, एल से लैंड रिफॉर्म्स, और सोशलिस्ट है वो, जो लोग सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो है लेफ्ट आइडियोलॉजी। फिर राइट वाले क्या है, जो रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि जो रिलीजन है वो कभी भी पीछे ना रह जाए, हर रिलीजन प्रैक्टिस को हम अभी भी प्रैक्टिस करते रहे। और सेकेंडली क्या है, राइट आइडियोलॉजी वाली रिलीजन को मानते हैं। उसके साथ साथ एक बात और, क्या, जो गवर्नमेंट है ना उसका रोल कम हो इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा हो, गवर्नमेंट का रोल कम हो इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। सेंटर वाले क्या है, यह है मिक्स्ड इकोनॉमी का, क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि भाई प्राइवेट का भी रोल हो और किसी में गवर्नमेंट का भी रोल हो, ये बीच में है मिक्स्ड इकोनॉमी वाले। और ये क्या है, सेंटर वाली आइडियोलॉजी किसकी है, कांग्रेस की। सेंटर वाली आइडियोलॉजी किसकी है, कांग्रेस की। हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट आइडियोलॉजी में हमने देखा जिसमें लैंड रिफॉर्म्स चाहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो, ठीक है। फिर हमने देखा राइट आइडियोलॉजी में क्या देखा हमने, जो रिलीजन को मानते हो, आर फॉर राइट, आर फॉर रिलीजन को जो लोग मानते हो, और गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस हो वो कम हो, किसमें, इकोनॉमी को कंट्रोल करने में, या किसी भी चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो। फिर है सेंटर, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी मानते हो, कि भाई थोड़ा थोड़ा प्राइवेट का भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का भी ओनरशिप होना चाहिए। आगे समझ में। और ये सेंटर वाली आइडियोलॉजी किसकी थी, कांग्रेस की। अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना, अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब कांग्रेस कैसा सोशली और आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसा था, क्या हमने बोला, एक अम्ब्रेला पार्टी थी। अम्ब्रेला पार्टी बोले तो सब टाइप के ग्रुप्स को एक साथ लेके चलते थे वो, है ना, आ गया समझ में। और चाहे वो सब टाइप के लोग, जैसे कि चाहे वो पेजेंट्स क्यों ना हो या लैंडलॉर्ड्स क्यों ना हो, चाहे वो वर्कर्स क्यों ना हो या इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना, चाहे वो दलित्स क्यों ना हो या वो अपर कास्ट के लोग क्यों ना हो, सबको एक साथ में लेके चलते थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे, अम्ब्रेला पार्टी। इसको अच्छे से स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलते थे, अम्ब्रेला पार्टी कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल आइडियोलॉजीज वाले लोग थे कांग्रेस में, जैसे कि राइट आइडियोलॉजी के लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट, सेंटर वाले आइडियोलॉजी के भी थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी के भी थे, और राइट आइडियोलॉजी के लोग भी कांग्रेस में थे, ठीक है। फिर वर्कड ऑन कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइज, ये लड़ाई से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में ज्यादा बिलीव रखते थे। आगे समझ में, ये है निमोनिक, अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट, टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन, वो क्या सोचते थे, हर चीज को डिबेट्स करते थे अंदर ही, कोई भी चीज को बाहर नहीं निकलने देते अपने पार्टी से, ताकि पार्टी की जो वैल्यू है वो खराब ना हो, ठीक है, रेपुटेशन खराब ना हो। फैक्शंस एज मिनी ओपोजिशन, वो क्या चाहते थे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई, मान लो ये हमारी पार्टी है कांग्रेस, कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो तो वो इंटरनली सॉल्व कर लेते थे, इंटरनली सॉल्व कर लेते, ताकि जो बाहर के लोग हो वो अंदर आके सॉल्व ना कर पाए, ताकि पार्टी के जो लोग वो बट जाए, अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लेते, बाहर लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देते थे वो। आगे समझ में, ऑपोजिशन अलाउ नहीं था, क्योंकि वो अंदर ही अपने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। हेजमनिक बट डेमोक्रेटिक, अब क्या था, कांग्रेस बहुत सुप्रीम पोजीशन पे था, हेजमनी थी, उसके बाद बहुत ज्यादा सुप्रीम था वो कांग्रेस, बट सुप्रीम था, बट वो डिक्टेटरशिप नहीं था, वो क्या था, डेमोक्रेटिक था वो। आगे समझ में। नेक्स्ट, आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, हमने अभी पढ़ा, राइट जो इक्वलिटी को ज्यादा मानते हैं, सोशलिज्म को मानते हैं, लैंड रिफॉर्म्स चाहते हैं, है ना। लेफ्ट वाले क्या है, रिलीजन और फ्री मार्केट मानते हैं। सेंटर वाले क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी और कॉम्प्रोमाइज को ज्यादा मानते हैं।
और ये सी वाली क्या है, लेफ्ट वाली क्या है, सीपीआई गवर्नमेंट है ये सी, और सेंटर वाली कौन सा है, कांग्रेस। आ गया समझ में। नेक्स्ट अब क्या है, अभी हमने पढ़ा सारा, ये एक तो क्विक रिकैप है कि हमने निमोनिक्स के थ्रू सब देख लो अब तुम पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। चैलेंजेस क्या थे, 3 चैलेंजेस थे हमारे पास, एक तो फिर क्या है बैलेट पेपर, फिर बैलेट बॉक्स है ना, उसके बाद में ईवीएम आ गया, कांग्रेस डोमिनेंस देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ईवीएम नंबूदरी पर थे उसके लीडर है ना। उसके बाद में क्या देखा था हमने, कांग्रेस का डोमिनेंस देखा कि कैसा डोमिनेंस था वो, ऐसे क्या नेचर था उसका। फिर अपोजिशन पार्टीज देखी जो आके इमर्ज होने लगे थे उस टाइम पे। फिर कांग्रेस कोलिजन देखा था, फिर आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम देखा था। हमने अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स इजीली समझे हैं। मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल बुक में एक एक पॉइंट छाट छाट के इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मैं बोलती हूँ कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 12th की, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। लाइन बाय लाइन बुक पढ़ने के बाद ये नोट्स पढ़ो, इतना इजीली समझ में आएगा ना तुम लोगों को चैप्टर, कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन बुक पढ़ो है ना, बुक को लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ने के बाद में, चैप्टर को पढ़ने के बाद ये नोट्स भी साथ में पढ़ो, ठीक है। लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ो, उसके साथ में बुक्स अपनी नोट्स को रख लो साथ में, ये नोट्स को कॉपी कर लो और साथ में दोनों को पढ़ो, एकदम सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सारे निमोनिक्स से साथ में भूलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अच्छे से पढ़ो और आई होप कि आपको सब कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगी। सो आई रियली होप दैट यू गाइज रियली एंजॉयड द वीडियो। और अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का, चैप्टर नंबर 3 वो अभी करेंगे अपन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये पढ़ो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।